डियर स्टूडेंट्स, फार्मा स्टडी अंडर स्कोर नाइपर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोग फार्माकोलॉजी एमसीक्यू के 2 पार्ट और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के 3 पार्ट का लेक्चर ले चुके हैं। इन लेक्चर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया जाता है। ये सारे एमसीक्यूज़ जीपैट, फार्मासिस्ट, सीएचओ एग्ज़ाम, एग्ज़िट एग्ज़ाम जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जैसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट थर्ड का देखते हैं। ए प्रिपरेशन कॉन्टेनिंग किल्ड और एटीन्यूएटेड वायरस इज टर्म्ड एज। एक ऐसी प्रिपरेशन जिसमें वायरस को किल किया गया हो या एटीन्यूएट किया गया हो, इनएक्टिव किया हो, उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। वैक्सीन, एंटी सीरम, टॉक्सिन, टॉक्साइड। इसमें सही जवाब पहले जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है वैक्सीन। लेकिन बाकी 4 ऑप्शन भी मैं डिस्कस करूँगा कि एंटी सीरम किसको कहते हैं, टॉक्सिन किसको कहते हैं, टॉक्साइड क्या कहते हैं। होता क्या है कि वायरस जब कोई टॉक्सिक मटेरियल अपने निकालता है जिससे कि ह्यूमन बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, उसको कहते हैं टॉक्सिन। उस टॉक्सिन को जो कि डिजीज़ कॉजिंग है, उस टॉक्सिन को यूज़ करके अगर वैक्सीन बनाई जाती है तो तब उस वैक्सीन को हम नॉर्मल वैक्सीन नहीं, तब टॉक्साइड वैक्सीन बोलते हैं। अंतर समझिए। जो नॉर्मल वैक्सीन है इसमें पूरा वायरस लिया जाता है उसकी डेथ करके या उसको इनएक्टिव करके, जबकि टॉक्साइड में सिर्फ उसका टॉक्सिन लिया जाता है। इसी तरीके से एंटी सीरम में क्या करते हैं, वायरस को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके वहाँ वो डिजीज़ प्रोड्यूस की जाती है। उसके रिस्पांस में, इम्यून रिस्पांस में, उस ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल या लिविंग सेल्स वो इम्यून रिस्पांस में इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम में स्टोर रहता है। उस सीरम को, ब्लड से सीरम को अलग करके फिर उस इम्यूनोग्लोबिन को एज ए वैक्सीन दिया जाता है। उसको कहा जाता है एंटी सीरम। इसका सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है रेबीज़ की एंटी सीरम वैक्सीन। मतलब कि वैक्सीन और टॉक्साइड, नॉर्मल वैक्सीन, लिविंग और एटेन्यूएटेड वैक्सीन, और टॉक्साइड, ये वायरस या वायरस से जो टॉक्सिन रिलीज़ हुआ है उसको लेके वैक्सीन बनाई गई। जबकि एंटी सीरम क्या है, एंटी सीरम में जो ऐसी बॉडी, ऐसी सेल जिसमें ऑलरेडी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, उस इन्फेक्शन के रिस्पांस में जो एंटीबॉडी बनी है उस एंटीबॉडी को कलेक्ट करके एक इंजेक्शन बनाया जाता है, एक वैक्सीन बनाई जाती है, वो एंटी सीरम होती है। तो इस तरीके से ये चारों का डिस्कशन यहाँ हो चुका है। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में हर बार वैक्सीन ही पूछा जाएगा, एंटी सीरम पूछा जा सकता है। एंटी सीरम क्या है, एंटी सीरम में कौन सी प्रोटीन होती है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। इस तरीके से यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे राइज होते हैं। तो इसका पहला का सही जवाब हो गया वैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द मैकेनिज्म ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन्स एक्शन इज। फ्लूरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स हैं, इनकी मैकेनिज्म पूछी गई है। फ्लूरोक्विनोलोन्स की मैकेनिज्म अपने में बिल्कुल स्पेसिफिक है। इसका सही जवाब है इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज। सही जवाब है इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज। लेकिन साथ में दूसरे ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे। डीएनए गायरेज को पहले डिस्कस करते हैं। डीएनए गायरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए सुपर नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग को इनिशिएट करता है। ये क्या होता है, ये होता है डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें क्वाइल बनी रहती है, आप सभी को पता होगा। उस क्वाइल को खोलने का काम करता है डीएनए आइसोमेरेज। इसको टोपो आइसोमरेज 4 भी कहा जाता है, टोपो आइसोमरेज 4। इस एंजाइम को टोपो आइसोमेरेज 4 भी कहा जाता है। ह्यूमन बींग्स में भी डीएनए गायरेज होता है लेकिन वहाँ टोपो आइसोमेरेज 2 होता है। और ये जो मेडिसिन है फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये सिर्फ टोपो आइसोमेरेज 4 पे ही एक्ट करती हैं। और टोपो आइसोमेरेज 2 जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है, इन पे इनकी एफिनिटी से जुड़ने की जो इनकी क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए, एक दिया हुआ है यहाँ इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल सिंथेसिस। हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि विच एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल सेल सिंथेसिस। तो बैक्टीरियल सेल सिंथेसिस के जो मेडिसिन हैं उनको एक साथ याद कर लीजिए आप। उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन, सिफाइलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वैनकोमाइसिन। पेनिसिलिन, सिफेरोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, वैनकोमाइसिन, इनको एक साथ याद कर लीजिए आप लोग। ये 4 ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है, यहाँ आपके हिंट के लिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उसके ऑप्शन यहाँ नहीं दिए हुए हैं। अगर कोई एंटीबायोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। और इफ़ एनी एंटीबायोटिक इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस और अल्टरेशन ऑफ सेल वॉल परमेबिलिटी, जैसे कि ऑप्शन 4 है, अगर इस तरीके का उसका एक्शन है तो वो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन उसका होता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है अल्टीमेटली।
थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द ड्रग यूज्ड फॉर परनीसियस एनीमिया। अब यहाँ पहला सवाल जो क्वेश्चन है पहले तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा ड्रग है जो परनीसियस एनीमिया में यूज़ होता है। फेरस लैक्टेट, साइनोकोबालामिन, आयरन डेक्स्ट्रन और फेरस ग्लूकोनेट। तो परनीसियस एनीमिया अगर आपको पता है कि ये क्या होता है तो आप इसका सही जवाब लगा देंगे। तो परनीसियस एनीमिया साइनो विटामिन B12 की कमी से होता है। अब देखिए, एक अगर नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो एक तो सिंपल यही बन जाएगा कि विटामिन B12 का नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है। तो विटामिन B12 इज साइनोकोबालामिन। अब परनीसियस एनीमिया क्या होता है? एक्चुअली जो परनीसियस की वर्ड मीनिंग है, परनीसियस परनीसियस मतलब क्या होता है? परनीसियस मीन्स होता है हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। परनीसियस मीन्स होता है हार्मफुल। तो अगर विटामिन की कमी से कोई एनीमिया होता है जो कि ये सेक्शन में जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। किस में जाएगा? मेगैलोब्लास्टिक। अगर आयरन की कमी से होता है तो उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और अगर विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से होता है तो उसको परनीसियस एनीमिया बोला जाता है। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया साइनोकोबालामिन की कमी से होता है। तो जिसकी कमी से ये हो रहा है वही मेडिसिन देने से ही इसमें फ़ायदा होगा। और बाकी ऑप्शन जो फेरस, आयरन डेक्स्ट्रन, फिर ये सब आयरन की प्रिपरेशन है। तो ये आयरन डिफिशियंसी की वजह से अगर एनीमिया होता, जिसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कह सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है ये पता होना जरूरी। जिससे आप पूछा परनीसियस एनीमिया का इलाज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक मीन्स सीधे दिमाग जाना चाहिए आयरन डिफिशियंसी हुई है। तो आयरन डिफिशियंसी का अगर ऑप्शन होगा तब ये क्वेश्चन होगा, तब ये सारे ऑप्शन सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पैनक्रियाटिन इज़ ए। अब ये एक ऐसा सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि पैनक्रियाटिन का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका रीज़न ये है कि ये जिस बीमारी में यूज़ होता है उस बीमारी के पेशेंट अचानक से भारत में बढ़े हैं। अब पैनक्रियाटिन अगर नाम से ध्यान दें तो पैनक्रियाटिन जो वर्ड है ये आया है पैनक्रियाज से। इसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स जिनमें पैनक्रियाज किसी वजह से डिसेक्ट कर दिया था, काट के उसको निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो पैनक्रियाज से जो जो एंजाइम बनते हैं पैनक्रियाटिन, उनको पैनक्रियाटिक हार्मोन्स एंजाइम्स बोला जाता है। उन एंजाइम्स की कमी हो जाती है। अब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का यूज़ डाइजेशन में बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन पचाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो पैनक्रियाज से जब वो एंजाइम नहीं निकलेगा तो अल्टीमेटली डाइजेशन नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि खाने के साथ एक टेबलेट इसकी पैनक्रियाटिन की दे दी जाती है, एक कैप्सूल दे दिया जाता है इसका। तो उसके अंदर वो सारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने में जो भी प्रोटीन आपके है उसको पचा देंगे। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, एंटासिड, एंटीट्यूसिव, एंटीएम्टिक, डाइजेस्टेंट। ये देखिए डाइजेस्टेंट है, ये डाइजेशन करता है। एंटासिड ये है नहीं। एंटीट्यूसिव किसको कहते हैं? कफ रिलीविंग। एंटीएम्टिक जो वोमिटिंग को कम करे, वो भी नहीं है। एंटीट्यूसिव को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बस चीज़ों को समझ लेते हैं। कफ मतलब सोचते हैं कि बलगम आ रहा है। एंटीट्यूसिव आर द एजेंट विच यूज टू सप्रेस द कफ। अब कफ का मतलब बलगम नहीं होता, कफ का मतलब होता है खांसी, जो आवाज़ साउंड आता है बार बार खांसी आना, ये है। इसको जो सप्रेस करे वो एंटीट्यूसिव होते हैं। यही मैं बता दे रहा हूँ कि एंटीट्यूसिव एजेंट्स कौन कौन से हैं। दो एजेंट्स आप बिल्कुल रट लीजिए एंटीट्यूसिव, कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। कोडीन सिरप आती है खांसी की, और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन ये जो सूखी खांसी होती है, सूखी खांसी में ये सिरप दी जाती है, एंटीट्यूसिव एजेंट्स दिए जाते हैं, कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, मतलब एसिटाइल कोलिन के एक्शन को जो ब्लॉक करे वो एजेंट कौन सा है। इसमें चार ऑप्शन है, एट्रोपिन, कार्बाकॉल, एसिटाइल कोलिन, पिल्लोकार्पिन। क्लासिफिकेशन अगर आपको कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक का याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एट्रोपिन इसका सही ऑप्शन है। एट्रोपिन ही कोलिनर्जिक के रिस्पांस को ब्लॉक करता है, सबसे आइडियल एजेंट है। बाकी जितने भी हैं कार्बाकॉल, एसिटाइल कोलिन, पिल्लोकार्पिन, ये सब क्या है, ये एसिटाइल कोलिन जैसा ही एक्शन देते हैं। इसमें एसिटाइल कोलिन का क्लासिफिकेशन अगर नहीं याद है तो मैं अभी तुरंत आपको याद करा दे रहा हूँ। इसमें दो क्लास होती है एसिटाइल कोलिन या कोलिनर्जिक एजेंट्स की। कोलिन ईस्टर्स, जिसमें आता है आपका कार्बाकॉल, एसिटाइल कोलिन, मीथाकोलिन एंड बीथानिकॉल। बीथानिकॉल यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में एसिटाइल कोलिन और कार्बाकॉल, ये कोलिन ईस्टर है। एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि विच वन इज कोलिन ईस्टर। अब उसमें से चारों में से जो ऑप्शन होगा, कार्बाकॉल, मीथाकॉल, एसिटाइल कोलिन और बीथानिकॉल, वही सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ग्रुप है एल्कलाइड्स का, नेचुरल एल्कलाइड्स जो कोलिनर्जिक एक्शन देते हैं। उसमें पिल्लोकार्पिन है, एरिकोलिन है और मैस्करीन है। अब यहाँ से क्या ऑप्शन सवाल आता है, देखिए जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो सब्जेक्ट का जंक्शन है, जैसे फार्माकोलॉजी भी है, फार्माकोग्नोसी भी उसमें है, वो सवाल वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ जंक्शन कैसे है, पिल्लोकार्पिन। पिल्लोकार्पिन का सोर्स क्या है, ये नेचुरली ऑब्टेन एल्कलाइड है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है पिल्लोकार्पस माइक्रोफिलस, पिल्लोकार्पस माइक्रोफिलस। इसी तरीके से एरेकोलिन, तो ये जो बीटल नट होता है, अरेका कटेचू, इसका सोर्स है अरेका कटेचू और इसका जो निक नेम है वो है बीटल नट। और इसी ग्रुप की तीसरी मेडिसिन जो है एल्कलाइड, वो है मस्करीन। मस्करीन वो भी कोलिनर्जिक एजेंट है,
तो उसका जो सोर्स है वो जो जहरीले मशरूम होते हैं, टॉक्सिक मशरूम होते हैं, पॉइजनस मशरूम होते हैं, उनका नाम है एमेंटिया मस्केरिया। एमेंटिया मस्केरिया, उससे पिलोकार्पिन ऑब्टेन होता है। तो पिलोकार्पिन, एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, दीज आर कोलिनर्जिक, एसिटाइलकोलिन जैसा एक्शन देते हैं और केवल यही है जो एंटी है, एंटी कोलिनर्जिक है। चलिए नेक्स्ट, टिक मिक्स्ड ओपायड नॉन ओपायड एजेंट इज पैरासीटामॉल, ट्रेमाडोल, सोडियम वॉलप्रोएट एंड ब्यूटोरफिनॉल। इसमें सही ऑप्शन है ट्रेमाडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी में ये सवाल पूछा जा चुका है। आरआरबी होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आरआरबी से आती रहती हैं और अभी आने वाली भी हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी। हो सकता है मार्च 2024 तक ये वैकेंसी आ जाए या 2024 ईयर में ये वैकेंसी आने वाली हैं। तो आरआरबी में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है और उनमें भी क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाला हूँ आरआरबी के फार्मासिस्ट वैकेंसीज की तैयारी कैसे करें। तो आप लोग चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाफ लाइफ ऑफ इंसुलिन इज, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 1 मिनट, 5 to 6 मिनट, 30 to 40 मिनट, 1 hour to 2 hour। अब खाना खाने के तुरंत बाद इंसुलिन रिलीज होता है। अब यहाँ से जो एक्चुअली जो आपको आंसर मिलेगा बुक में वो इस तरीके से मिलेगा कि इसका होता है 3 to 10 मिनट। यहाँ 3 to 10 मिनट की जो रेंज आ रही वो आ रही 5 to 6 मिनट में, लेकिन इसकी सही रेंज है 3 to 10 मिनट। 3 to 10 मिनट, तो ये रेंज 5 to 6 मिनट में पड़ रही है। तो खाना खाने के तुरंत बाद इंसुलिन रिलीज होता है और उसका काम है जो ग्लूकोज डाइजेस्ट हुआ है उस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना, ये इंसुलिन का वर्क है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंसुलिन रिलीज़ कहाँ से होता है। तो इंसुलिन रिलीज़ होता है पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से रिलीज़ होता है। पैनक्रियाज में एक्चुअली 3 सेल होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा से क्या रिलीज़ होता है, अल्फ़ा से रिलीज़ होता है ग्लूकागॉन, बीटा से रिलीज़ होता है इंसुलिन और गामा से रिलीज़ होता है सोमैटोट्रोपिन। ये 3 हार्मोन हैं जो पैनक्रियाज के डिफरेंट सेल से रिलीज़ होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा से। ठीक है, तो यहाँ हाफ लाइफ वाले में सही आंसर क्या होगा, 5 से 6 मिनट, चूँकि इंसुलिन की रेंज क्या है 3 से 10 मिनट की है, याद कर लीजिए 3 से 10 मिनट की है। एक क्वेश्चन और है जो पूछा जा सकता है अगर थोड़ा और डीप इसमें जाते हैं कि इंसुलिन का नेचर क्या है, केमिकली इंसुलिन क्या है। तो एक केमिकली इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि पॉलीपेप्टाइड है केमिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द फैटल डोज ऑफ एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स की फैटल डोज क्या है, जैसे सिट्रिजिन है, ये इस तरीके की जो ड्रग्स हैं इनकी फैटल डोज क्या है। तो इसका सही आंसर है 25 to 50 मिलीग्राम पर केजी। ये याद कर लीजिए, ये रटने वाली चीज़ है। कई इंपॉर्टेंट और कॉमन जो मेडिसिन हैं उनकी फैटल डोज याद होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट से अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो एडवांटेज क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। ऑप्शन देखते हैं, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इन्फेक्शन में अकर, टेक्निकल और ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड, सेफ्टी लेवल इज़ लो, सेफ्टी लेवल कम होता है, टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है लाइक नर्स, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो ये हैं कि ये तो एडवांटेज तो नहीं दिखा रहा है। ये पहला ऑप्शन देखते हैं, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये सही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये तो पेरेंटल रूट का बेनिफिट हो गया, एडवांटेज हो गया, फ़ायदा हो गया, ये तीनों डिसएडवांटेज हो गए। अब यहाँ सवाल ये उठता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है क्या। हो सकता है ये पूछ ले कि कौन सी ड्रग इसमें से है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसमें होती है। इस तरीके से हमको पढ़ना है कि क्वेश्चन को सिर्फ वही सही आंसर समझ के आगे नहीं बढ़ना है। ये जो फार्मा स्टडी पे आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं इसमें हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं दे ऑल विल डिस्कस इन डिटेल, ताकि उस क्वेश्चन या उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैं आपको बताऊँगा और उसकी तैयारी कराऊँगा। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। चलिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जब भी कोई भी मेडिसिन ओरल रूट से दी जाती है तो वो ब्लड में उसको पहुंचना कहाँ है, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचना, ब्लड से जहाँ जिस सेल पे उसको इफेक्ट देना वहाँ पहुंचना है। वहाँ पहुंचने से पहले गट में, पेट में या लिवर के एंजाइम्स के द्वारा अगर उसका डाइजेशन हो जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाए और वो कम अवेलेबिलिटी उसकी बचेगी, कम मात्रा बची है और कम मात्रा बचने के कारण उसका इफेक्ट कम हो जा रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो रही है तो इसको कहते हैं, ये जो टूटना मतलब इफेक्टिव सेल तक, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इफेक्टिव सेल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है इसको ये कम हो जाए और इस जो ये ब्रेकडाउन हो रहा है इसको बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और इसके एग्जांपल कौन से हैं, ज़्यादा नहीं बस आप 4-5 एग्जांपल याद कर लीजिए, इंसुलिन, मॉर्फिन, डाइज़ीपाम और मिडाज़ोलम और ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इंसुलिन, मॉर्फिन, डाइज़ीपाम, मिडाज़ोलम, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये सारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं। मतलब कि जैसे ही आप ओरल रूट से लेंगे इसको आपके गट के एंजाइम या लिवर के एंजाइम ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में बहुत कम मात्रा में पहुँचेंगे।
जबकि हमारा पर्पस क्या है कि ब्लड में ड्रग पहुंचे और वहां से सर्कुलेट होके जाए जिस सेल पे उसको इफेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कार्बामाजेपिन इज मेनली इंडिकेटेड फॉर। अब कार्बामाजेपिन अगर क्लासिफिकेशन आपको याद होगा तो कार्बामाजेपिन एक्चुअली एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है, ये एक एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन है। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। हाइपरटेंशन, सीवियर डिप्रेशन, मैनिया, न्यूरल्जिया। यहाँ तो एंटी इपिलेप्टिक या सीजर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सही ऑप्शन देखिए, हाइपरटेंशन होगा नहीं, सीवियर डिप्रेशन होगा नहीं, मैनिया में है नहीं, ये न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया क्या होता है? नर्व पेन। नर्व पेन को न्यूरल्जिया बोला जाता है। तो नर्व पेन में नर्व को स्टेबलाइज करने में कार्बामाजेपिन का यूज़ होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन है डी, न्यूरल्जिया। अब यहाँ से और सवाल क्या आ सकता है? सवाल क्वेश्चन ये आ सकता है कार्बामाजेपिन की मैकेनिज्म क्या है? तो कार्बामाजेपिन एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्या है? कार्बामाजेपिन इज ए सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसको ये ब्लॉक कर देता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर। और भी सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं इसी ग्रुप की। उसमें आपका आता है, याद कर लीजिए, वालप्रुएट, फिनेटोइन एंड लैमोट्रिजिन। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर विच यूज एज ए एंटी इपिलेप्टिक आर कार्बामाजेपिन नंबर 1, वालप्रुएट नंबर 2, फिनेटोइन नंबर 3 एंड लैमोट्रिजिन नंबर 4। ये 4 दवाएं बस हैं जो सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं और एंटी इपिलेप्सी में या सीजर में यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक सही है। इज कॉमनली यूज फॉर इंट्रामस्कुलर प्रिपरेशन विच कंटेंट 50 mg/ml एलिमेंटल आयरन। ये भी एक रटने वाला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये कंपोनेंट पूछा गया है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन सेट में ये रखा गया है। इसमें ऑप्शन सारे आयरन के ही हैं, सॉर्बिटेक्स इंजेक्शन, पॉली सोमेल्टॉज, आयरन डेक्स्ट्रन, आयरन एडिनाइलेट। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका सी, आयरन डेक्स्ट्रन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्ट बाई स्लोइंग डाउन द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इनटू कार्डियक मसल सेल दैट डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द सेल। अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी मेडिसिन है जो सोडियम के इन्फ्लक्स को कार्डियक मसल्स में रोकता है, सोडियम के चैनल को ब्लॉक करता है, और जो हमारा हार्ट है जो ज़्यादा एक्साइटेड है उसकी एक्साइटेबिलिटी या बार बार एक्साइट हो रहा है उसकी एक्साइटेबिलिटी को रोकेगा। तो ऐसी मेडिसिन कहाँ यूज़ होती है? ऐसी मेडिसिन यूज़ होती हैं आपका एंटी एरिदमिया में। एरिदमिया जब रिदम हार्ट की बिगड़ जाती, एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, वो एंटी एरिदमिया कंडीशन है। एंटी एरिदमिक के क्लासिफिकेशन आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये नाइपर का एग्ज़ाम, जीपैट का एग्ज़ाम, डीआई का एग्ज़ाम, ऐसे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन एंटी एरिदमिक जरूर पूछा जाता है और मोस्टली उनके क्लासिफिकेशन से ही होता है। अब यहाँ जितनी भी मेडिसिन दी हुई है दीज ऑल आर एंटी एरिदमिक। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो है ए, प्रोपाफिनॉन। सही ऑप्शन है प्रोपाफिनॉन। तो क्लासिफिकेशन आप लोग याद कर लीजिए इसके कि सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है, और उसमें ग्रुप वाइज पूछा जाता है कि ग्रुप 1 का कौन सा है, ग्रुप 2 का कौन सी ड्रग है, ग्रुप 3 की कौन सी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आर्टिमिसिनिन कॉन्टेन द फॉलोइंग ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। आर्टिमिसिनिन में इनमें से कौन सा ग्रुप होता है? पहले तो इसी सवाल का आंसर देख लेते हैं। इंडोपरऑक्सीडेज, एक्सोपरऑक्सीडेज, इपॉक्साइड एंड एसिड हाइड्राजाइड। अब ये कोई सोच सकता है कि भाई ये सवाल आया क्यों, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। तो ये कठिन नहीं है, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि आर्टिमिसिनिन की जो मैकेनिज्म है वो इसके केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्लियरली लिंक्ड है, और उसका केमिकल, आर्टिमिसिनिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें एक ब्रिज पाया जाता है, उस ब्रिज का नाम है इंडो पेरोक्साइड ब्रिज। और इस ब्रिज को जो पैरासाइट है, जो मलेरिया का पैरासाइट है, ये एंटी मलेरिया ड्रग है, मलेरिया का जो पैरासाइट है उसका जो आयरन है वो आयरन इस ब्रिज को तोड़ता है, और जैसे ही ये ब्रिज टूटता है तुरंत एक फ्री रेडिकल रिलीज होता है। फ्री रेडिकल आपको पता है बहुत ही खतरनाक ये रेडिकल्स होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से जाकर जुड़ जाते हैं, और वो फ्री रेडिकल जो मलेरिया पैरासाइट है इसके सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके डीएनए, उसके आरएनए, उसका जो भी मॉलिक्यूल है, लिविंग मॉलिक्यूल, उससे अटैच होकर उसको बेकार, उसको बर्बाद कर देते हैं और उस पैरासाइट को किल कर देते हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ था आर्टिमिसिनिन जो है ये ऑब्टेन कैसे होता है? ये आर्टिमिसिनिन ऑब्टेन होता है आर्टिमिसिया एनुआ से। ये एक प्लांट से ऑब्टेन होने वाली ड्रग है आर्टिमिसिया एनुआ, और ये मेनली ये ड्रग ऑफ चॉइस है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम पे। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की ड्रग ऑफ चॉइस है ये, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की ड्रग ऑफ चॉइस। और एक क्वेश्चन और आता है इसके और कौन कौन से डेरिवेटिव हैं? तो इसके और डेरिवेटिव हैं आर्टी ईथर और आर्टिसुनेट। आर्टी ईथर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्टी ईथर जो है वो इंडिया में ही बनाया गया था, ये जो आपका CDRI है यहाँ ये बनाया गया था। तो आर्टी ईथर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 14, एडवांटेज ऑफ इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इंट्रावेनस रूट से दवा देने का क्या एडवांटेज है? यूजफुल इन केस ऑफ वोमिटिंग, किसी को उल्टी हो रही तो भाई ओरल रूट से टेबलेट अगर दोगे तो वो बाहर निकल आएगी। डायरिया हो रहा है तो फिर वो फीसेस से बाहर निकल जाएगी। यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस, कोई बेहोश है तो कैसे टेबलेट या कैप्सूल खाएगा। प्रोवाइड रैपिड ऑनसेट, तुरंत एक्शन देता है, ये भी बात सही, क्योंकि टेबलेट या ओरल रूट से जब हम कोई भी चीज़ देते हैं तो 20 to 30 मिनट लगता है। ऑल ऑफ द वेब, तो इसमें तीनों सही लग रहा है, तो ऑल ऑफ द एबव इसमें होगा। ये क्वेश्चन आया है जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं बेसिक ऑफ फार्माकोलॉजी, वहाँ के फार्माकोकाइनेटिक जो पार्ट है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, सिंपल। नेक्स्ट, टेस्टिंग इन हेल्दी सब्जेक्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन केमिकल एक्शन, सेफ डोज लेवल एंड सेफ्टी। सेफ डोज लेवल क्या है और सेफ्टी क्या है, ये क्लिनिकल ट्रायल से क्वेश्चन ये आया है। क्लिनिकल ट्रायल के किस स्टेज में, किस फेज़ में इसकी जांच की जाती है? तो देखो, जो प्री क्लिनिकल है वो एनिमल पे होता है। क्लिनिकल के 4 फेज़ हैं, 1 2 3 4। तो जो पहला फेज़ है वहीं हम देखते हैं कि सेफ डोज कितनी होगी, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मिनिमम कितने पे इफेक्ट आ जाएगा, और उसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। सेफ्टी, हालांकि हर फेज़ में सेफ्टी चेक की जाती है, लेकिन सेफ डोज लेवल का डिसीजन जो है पहले फेज़ में ही कर लिया जाता है कि उसकी डोज कितनी दी जाएगी। तो इसका पहला ऑप्शन जो है फेज़ 1 यही सही होगा। क्लिनिकल ट्रायल से आजकल क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ओवर यूज़ ऑफ डिजिटैलिस में रिजल्ट। डिजिटैलिस के ओवर यूज़ से क्या होगा? हैबिटुएशन, टॉलरेंस, एडिक्शन, क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग। तो इसमें सही ऑप्शन है क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग। होता क्या है कि डिजिटैलिस का बॉडी से एक्सक्रीशन बहुत स्लो होता है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो बॉडी से धीरे धीरे निकलते हैं, तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। उसमें से एक ड्रग है डिजिटैलिस। इसके कुछ और भी एग्जांपल हैं, वो कहीं पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपको इस तरीके के नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। फार्मा स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा हो जाना या इकट्ठा हो जाने से पॉइजनिंग हो जाना, तो उसमें है लेड, आर्सेनिक, डिजिटैलिस एंड क्लोरोक्विन। एक क्वेश्चन क्लोरोक्विन से एक बार आया था कि क्लोरोक्विन की क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग से क्या होगा, तो क्लोरोक्विन की क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग से रेटिना डैमेज होता है। क्लोरोक्विन की क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग से रेटिना डैमेज होता है, और डिजिटैलिस का अगर ओवर यूज़ किया जाएगा और इसका क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग होगा तो इससे एरिथमिया होगा। तो यहाँ से देखिए 4 से 5 सवाल यहाँ से बन गए। तो एलिमेंट में लेड, आर्सेनिक, और ड्रग में क्लोरोक्विन और डिजिटैलिस, ये 2 हैं। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि डिजिटैलिस की मैकेनिज्म क्या है। तो डिजिटैलिस की मैकेनिज्म है, ये एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ब्लॉकर है, इसको ब्लॉक करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल को ब्लॉक करता है। उससे क्या होगा कि सोडियम चैनल ब्लॉक होने से सोडियम का कंसंट्रेशन इनसाइड द हार्ट सेल बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली कैल्शियम का रिलीज़ होगा, और कैल्शियम के रिलीज़ होने से कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में ज़्यादा होगा, तो जो हार्ट फेल था, सही से पंप नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉपरली पंप करेगा। ये डिजिटैलिस की मैकेनिज्म और डिजिटैलिस का यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं और बता देना, जैसे क्लोरोक्विन मैंने बताया कि क्लोरोक्विन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, क्लोरोक्विन अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी तरीके से डिजिटैलिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल डिजिटैलिस का अक्सर पूछा जाता है, चाहे उसका साइड इफेक्ट जो कि मैंने अभी बता दिया, चाहे उसकी मैकेनिज्म जो कि मैंने अभी बता दी, तो इस तरीके से सवाल, या उसका यूज़ वो भी मैंने अभी बता दिया। तो डिजिटैलिस से एक सवाल जरूर पूछा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks is used as a single agent for the prevention of exercise induced bronchospasm in those who do not have persistent asthma। persistent मतलब लगातार, जिनमें persistent अस्थमा नहीं है और एक्सरसाइज के दौरान, कोई भी एक्सरसाइज के दौरान उनको ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो ये 3 ऑप्शन जो दिए हैं, दीज ऑल आर बीटा ब्लॉकर। पहले बात तो ये समझ लो, बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर यूज़ होते हैं किसमें? बीटा ब्लॉकर यूज़ होते हैं एज ए एंटी एस्थमेटिक। तो कौन सा रिसेप्टर, और भी डिटेल अगर इसमें जाता है तो ये सभी जितने भी हैं, ये सभी क्या हैं? ये आपके बीटा 2 ब्लॉकर हैं। बीटा 2 ब्लॉकर नहीं, ये एगोनिस्ट हैं, ये करेक्ट कर लीजिए आप। बीटा 2 एगोनिस्ट एंड नॉट एंटागोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ होते हैं, और इसमें जो सही सबसे सुटेबल जो ड्रग मानी गई है वो साल्मेट्रॉल को माना गया है ड्रग ऑफ चॉइस। कहीं भी अगर आपको ये लिखा हो कि दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस, तो वो मान लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं अस्थमा में, और उसी के ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरीके से एंटीकोलिनर्जिक भी कुछ यूज़ होते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक जो होते हैं वो M3 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड टॉपिकली इज एन। ये क्या है सिलेनियम सल्फाइड? तो सिलेनियम सल्फाइड जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं, वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू में ये सिलेनियम सल्फाइड होता है। तो डैंड्रफ एक जैसे फंगल डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, तो ये एक एंटी फंगल है। ये तो सीधा सा सिंपल सा है। अगर आप कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू देखेंगे तो उसमें सिलेनियम सल्फाइड आपको मिलेगा।
और ऑप्शन एंटीबैक्टीरियल नहीं होते, एक्टिविटी ऑल ऑफ द ये गलत है। ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कैरियोलाइटिक एजेंट। तो कैरियोलाइटिक एजेंट क्या होता है? कैरियोलाइटिक एजेंट जो डेड स्किन है हमारी, ऊपर की जो डेड स्किन होती है, चाहे वो हेयर स्कैल्प की हो या वो हमारी बॉडी की हो या कहीं वार्ट हो या कहीं स्किन हार्ड हो गई हो सरफेस पे, उसको हटाने के लिए जो एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको कैरियोलाइटिक एजेंट कहते हैं। ये डेड सेल को रिमूव करते हैं। तो कैरियोलाइटिक एजेंट भी कई बार पूछा गया है, तो इसका एग्जाम्पल होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है वो कैरियोलाइटिक एजेंट से वो 10 से 20% कंसनट्रेशन की क्रीम आती है और 3 से 5% कंसनट्रेशन की भी क्रीम आती है। उसको उस प्रिपरेशन को फार्मास्यूटिक्स से ये सवाल आता है, उस प्रिपरेशन को बोला जाता है वाइट फील्ड ऑइंटमेंट। ये फार्मास्यूटिक्स का सवाल है कि वाइट फील्ड ऑइंटमेंट जो है, वाइट फील्ड ऑइंटमेंट में सैलिसिलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होता है? तो 3 से 5% होता है। ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो हैं उसका सवाल है। तो वाइट फील्ड ऑइंटमेंट अब याद कर लीजिए, सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट होता है 3 से 5% होता है और ये क्या है? ये कैरियोलाइटिक एजेंट है। यहाँ सेलेनियम सल्फाइड पूछा है तो वो एक एंटीफंगल है। अगर अभी तक आपने फार्मा स्टडी अंडरस्कोर नाइपर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेगुलरली नोट्स इस चैनल पे दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि चैनल आप ओपन करेंगे तो उसका जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे। तो कम्युनिटी सेक्शन से नोट्स ज़रूर आप लेते रहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक के कलेक्टिव नोट्स तैयार किए जा रहे हैं और वो इस पर पोस्ट किए जा रहे हैं, तो आप नोट्स भी पढ़ते रहिए और जो क्वेश्चंस MCQs की सीरीज़ है इसको भी फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड प्रेशर इज फिर इन द ब्लैंक्स है बाई हाइप्नोटिक डोज ऑफ बार्बिट्रेट विच रिड्यूस कार्डियक आउटपुट एंड इंड्यूस वैसोडाइलेशन एंड पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड। अब बार्बिट्रेट के यूज से ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? तो बार्बिट्रेट CNS डिप्रेसेंट है, कोई भी CNS डिप्रेसेंट अगर दिया जाएगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा ही। ऑप्शन चेंज, इनहेंस, मेंटेन, अब चेंज है तो सही, लेकिन वो स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा लोअर्ड, कम करता है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई हिप्नोटिक या CNS सप्रेसेंट मेडिसिन है जो CNS को डिप्रेस कर रही है तो वो ब्लड प्रेशर को कम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks is known as corpuscular or vesicular transport because cell membrane engulf extracellular material by forming a vesicle or saccule which is distracted by the enzyme present within the cell and lysozyme later on। मतलब कि सेल बाहर के किसी मटेरियल को इंगल्फ कर ले अपने अंदर और फिर एक वेसिकल में, और फिर उसके बाद जो सेल के एंजाइम्स हैं वो उसको, या लाइसोजाइम्स जो हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडोसाइटोसिस। हालांकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ये HAP से आया सवाल है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बेसिक जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी या सेल की मैकेनिज्म है, इससे एक दो सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को ये होगा कि फाइगोसाइटोसिस क्यों कहते हैं। सही आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। तो फाइगोसाइटोसिस इसलिए नहीं यहाँ सही होगा कि अगर यहाँ ये लिखा होता कि इंगल्फ एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, अगर यहाँ लिखा होता लाइक बैक्टीरिया या टॉक्सिक मटेरियल या हार्मफुल मटेरियल, तब फाइगोसाइटोसिस सही होता। तो फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, दीज बोथ आर टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस के ही पार्ट हैं। लेकिन फाइगोसाइटोसिस और स्पेसिफिक हो जाता है जब कोई हार्मफुल मटेरियल को बॉडी इनगल्फ करती है और उसको डाइजेस्ट करती, किल करती है, तो उसको फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है, पैथोजेंस वगैरह को करती है। और या लिखा हो, स्पेसिफिकली लिखा हो कि वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, तो उसको फाइगोसाइटोसिस कहेंगे। और पिनोसाइटोसिस में अगर लिक्विड मटेरियल है उसको इंगल्फ करती है और डाइजेस्ट करती है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा इंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस। कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस मतलब इसमें से कौन सा प्रोसेस जो कैरियर मीडिएटेड है? अब कैरियर मीडिएटेड में एनर्जी लगती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये बिल्कुल ऐसा, इसे चाय से चाय छन्नी से चाय छानना, तो इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती, ग्रेविटी से ये होता है। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक्टिव यहाँ देखो टर्म लग गया, एक्टिव। मैंने बोला कैरियर मीडिएटर मतलब कैरियर, कोई सहारा लेना पड़ रहा है आपको, तभी एक्टिव ये कैरियर मीडिएटर प्रोसेस हो पाता है। तो सहारा लेना पड़ रहा तो उसको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो जब भी एक्टिव टर्म लगा है तो एक्टिव मतलब कि एनर्जी बॉडी को या सेल को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर आधारित होता है। कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगा उधर से मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन की तरफ चला आता है, उसको ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये भी किडनी में होता है। पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये भी किडनी में होता है। अब यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? एक्टिव, के लिए यही सही ऑप्शन लग रहा है। कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस सिर्फ एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन है, जहाँ एनर्जी या कोई मॉलिक्यूल की हेल्प से किसी दूसरे मॉलिक्यूल का मूवमेंट कराया जाता है। तो इस तरीके से हमने फार्माकोलॉजी पार्ट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो पार्ट इसका हम बनाएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में RRB फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आने वाली है उस पर एक डिटेल लेक्चर होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हम आपको समय समय पे ये बता सकें कि कौन से एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी तक जो भी लेक्चर आपको दिए गए वो सारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके पा सकते हैं।